गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात एंड तंवर केमिस्ट्री क्लासेस में और तंवर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय हमारा है जैव अणु, ये किसी विशेष क्लास या कक्षा का नहीं है। ये एक जनरल साइंस का विषय है, टॉपिक है, जहाँ पे विज्ञान आती है, जहाँ पे जनरल साइंस आती है। जो भी एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रतियोगी परीक्षा है, जहाँ पे भी विज्ञान आती है, जहाँ पे जनरल साइंस आती है, उस जनरल साइंस का विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है, एक टॉपिक है, जिसमें हम अध्ययन करते हैं किसके बारे में, जैव अणु के बारे में। तो ये जैव अणु का जो टॉपिक है, जिसको अपन बायोमोलिक्यूल बोलते हैं, जनरल साइंस का टॉपिक है। यस, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए, समझिए। आपका कोई ना कोई एग्जाम जो है, हर टाइप का जो एग्जाम है जिसमें विज्ञान के अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं, अगर विज्ञान का उसमें सिलेबस है, तो उस विज्ञान के सिलेबस में आपके लिए ये टॉपिक जो है जैव अणु से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस होते हैं, जरूर किसी न किसी फॉर्म में आपको सवाल जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल विषय है, बहुत ही गहन विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी विषय है हमारे लिए। तो आज हम जो इस पॉइंट को, इस टॉपिक को करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का हमारा नाम है जैव अणु, जिसको अपन बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो देखते हैं, समझते हैं क्या होता है जैव अणु, कहाँ पे काम आता है, हमारे लिए क्या इसका रोल होता है। यस, तो हम स्टार्ट करते हैं जैव अणु के बारे में। तो सबसे पहले हम जैव अणु की क्या करते हैं, प्रस्तावना लेते हैं। प्रस्तावना का मीनिंग होता है सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में हम बोलते हैं परिचय, जिसको बोलते हैं। कहाँ पे मिलता है, क्या काम करता है, किसका बना होता है, क्यों जरूरी होता है, इनके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो नॉलेज मिलती है, वो किसका पार्ट होता है, किसका भाग होता है, प्रस्तावना का भाग होता है। तो देखते हैं हमें प्रस्तावना में क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो मैं यहाँ पे प्रस्तावना में इसको यूज ले रहा हूँ, कंसिडर करना, बहुत ही सिंपल पॉइंट बाई पॉइंट आपको देखना है। यस, जैव अणु क्या करते हैं। जैव अणु, यहाँ पे हमें नाम से पता चल रहा है, जैव जैव अणु का मीनिंग होता है जीवित जो कोशिका होती है, जीवित बॉडी होती है, स्पीसीज होती है, जिसपे अपन क्या लेते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु जो आते हैं, वो सभी क्या है, जैव अणु के बने होते हैं। मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु को बनाने वाला जो अणु होता है, उसको ही हम बोलते हैं जैव अणु बोलते हैं। मतलब समस्त सजीव जो कोशिका होती है, जीव होते हैं, तंतु जिसको बोलते हैं, किसके बने होते हैं, जैव अणु के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, जैव अणु के बने होते हैं। समस्त जीवित वस्तु है, चीज है, जंतु है, तंतु है, जिसमें पेड़ पौधे, समस्त प्राणी जो है, जीवित जगत जो आता है, प्राणी आता है, किसके बने होते हैं, जैव अणु के बने होते हैं। अब जैव अणु खुद क्या होता है, क्या होता है जैव अणु। जैव अणु एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। क्या होता है, मतलब किसका बना होता है, ये क्या काम करता है, सब पढ़ेंगे। जैव अणु होता क्या है, यह एक जटिल कार्बनिक अणु है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जैव अणु जो होता है क्या होता है, एक जटिल कार्बनिक अणु नहीं कहेंगे, यौगिक कहेंगे। क्योंकि अणु ही मिलके क्या बनाता है, परमाणु बनाते हैं, सॉरी जो यौगिकों को बनाते हैं। तो जैव अणु होता क्या है, ये एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। यौगिक कह सकते हो या पदार्थ कह सकते हो।
क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ या यौगिक है। क्या है, ये जीवाणु। अब हमें ये जीवाणु हमारे लिए जटिल कार्बनिक पदार्थ है, यौगिक है, जीव में क्या करता है, इसका काम क्या है, ये जीवाणु क्या करता है, इसका काम क्या है जीवाणु का। कि जीवाणु सजीवों की कोशिकाओं को बनाने, इसके जो काम को हम देखें, जो भी सजीव है जिसमें जान है, जो जीवित कोशिका होती है, जीवित होते हैं, उसको अपन सजीव बोलते हैं। तो ये क्या करता है, सजीवों की कोशिका बनाते हैं। कोशिकाओं का निर्माण, जीव की वृद्धि करते हैं। हमारी कोशिका, हमारा शरीर अगर बढ़ता है, पेड़ पौधे बढ़ते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, तो ये क्या करती है, वृद्धि करने का काम करता है। अगर जैव अणु नहीं होते तो हमारी कोशिका होता, हमारा शरीर वृद्धि नहीं करता है, पेड़ पौधे वृद्धि नहीं करते। दूसरा क्या काम करता है, अगला काम जो है मरम्मत करना। अगर हमारे शरीर का कोई अंग जो है खराब हो जाता है, पेड़ पौधा जो है उसको अपन काटते हैं, तो काटने के बाद में वहां से जो है दूसरी उसकी जो छाल होती है वहां से विकसित हो जाती है। या फिर हमारी जो स्किन होती है, चमड़ी होती है, वहां पे कोई घाव लग जाता है, तो कुछ टाइम बाद में जो है वो घाव जो होता है भर जाता है। मतलब हमारी जो कोशिका होती है हमारे शरीर की क्या करता है, मरम्मत करने का काम करता है, सजीव की कोशिकाओं का निर्माण करता है, जीव की वृद्धि करने का काम करता है, और मरम्मत करने का काम करता है। जो कोशिका होती है जो डैमेज हो चुकी है, खराब हो चुकी है, उस कोशिकाओं को क्या करता है, ये रिपेयर करता है, उसकी मरम्मत करने का काम कौन करता है, जीवाणु करता है। और क्या करता है, सामान्य क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो क्रियाएं होती है उनको क्या करना, ऊर्जा प्रदान करना। जो शरीर की वृद्धि के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा कौन देता है, जैव अणु देते हैं। और ये जैव अणु क्या करते हैं, कोशिका के अंदर जो होने वाली उपापचय क्रिया जो होती है उनके थ्रू ये क्या करता है, रासायनिक क्रिया होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल अभिक्रिया रिएक्शन बोलते हैं। उनके थ्रू क्या करता है, ये सामान्य क्रियाओं के लिए ऊर्जा जो चाहिए होती है, क्योंकि बिना ऊर्जा के हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर मैं बोलना है, मैं अगर बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। मैं अगर हाथ को यहाँ पे हिला रहा हूँ, आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। आपको ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, आपको ऊर्जा ये कहा हमें जैव अणु जो होते हैं, हमारे शरीर के अंदर मिलने वाले जो जैव अणु होते हैं, वो जैव अणु ही क्या करते हैं, ये ऊर्जा को प्रदान करने का काम करते हैं शरीर के लिए। अब जैव अणु जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, जैव अणुओं को बनाने वाले कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कौन से यौगिक होते हैं, या कौन से तत्व जिसको बोलते हैं। ये जैव अणु जो होते हैं वो किसके बने होते हैं। देखिए, मैं जो भी यहाँ पे समझा रहा हूँ उस सवाल के रूप में पहले इसका क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन करने के बाद में सवाल करने के बाद में इसको क्या करता हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हल कर रहा हूँ, ताकि आपके मन में जो है कोई डाउट नहीं रहे। तो जैव अणु किसके बने होते हैं, हमारे मन में अपने आप ही सवाल बनता है कि हम जैव अणु के बारे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये जैव अणु बने किसके होते हैं। ये जैव अणु जो इसके जो बने होते हैं, इसके मुख्य घटक जो होते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में इस जैव अणु में पाए जाने वाले, अगर मैं तत्वों की बात करूं तो इसके मुख्य घटक जो होते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले कौन होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। ये उनका क्या है, सिंबल है। आपको ध्यान रखना है, सी का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन। ये कार्बन और हाइड्रोजन जैव अणु के क्या है, मुख्य घटक हैं। मुख्य घटक क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। जैव अणु का जो 90% या 90% या उससे ज्यादा का जो भाग जो बना होता है, किसका बना होता है,
कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का जो, जिसको अपन कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बन और हाइड्रोजन इसका मुख्य घटक होता है। इसके अलावा इसमें जो और महत्वपूर्ण घटक जो होते हैं कौन होते हैं? नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। ये तो अधिकतम जो जैव अणुओं का जो भाग जो बना होता है, किसका बना होता है? कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है। इसके अलावा इसमें और जो आवश्यक घटक जो होते हैं वो कौन से होते हैं? नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन, ये फास्फोरस और ये सल्फर। इसके अलावा या फिर इन सभी को मिला के आपको ध्यान रखना है, क्या याद रखना है? अगर मैं जैव अणु के कुल घटकों की बात करूं तो इसमें कुल जो है घटक 25 तत्व इसमें मिलते हैं। कुल तत्वों की बात करूं तो कितने तत्व मिलते हैं जैव अणु में? कुल 25 तत्व मिलते हैं। जैव अणु में कुल तत्वों की अगर हम बात करें तो जैव अणु में कुल तत्व जो मिलते हैं कितने मिलते हैं? 25। 25 में से 90% जो जैव अणु का जो घटक जो होता है कौन होता है? कार्बन और हाइड्रोजन होता है। उसके अलावा जो हमारे शरीर में हमारी शरीर कोशिका जिसकी बनी होती है उसका जैव घटक जो होता है नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर होता है। इसके अलावा थोड़े बहुत जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह वगैरह जो हमारे शरीर में आपको जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है पता है, जैसे आयरन होता है खून, जो कहते हैं कि ब्लड को जो है रेड कलर देता है, आयरन देता है। पेड़ पौधों का हरा रंग होता है, हड्डियां मजबूत होती है, दांत मजबूत होते हैं, कैल्शियम की वजह से होता है। यस, ये सभी जो तत्व जो होते हैं क्या है? ये जैव अणु ही है, जैव अणु के तत्व ही है। इनसे मिलकर क्या बना होते हैं? जैव अणु बने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जब भी कोई ऑप्शन आपको मिलता है कि जैव अणुओं में कुल कितने तत्व होते हैं, कुल 25 तत्व होते हैं। अगर आपको कहा कि जैव अणु के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। और अधिकांश जो भाग जो जैव अणु का इस मुख्य घटक में से बना होता है, किसका बना होता है? कार्बन और हाइड्रोजन का बना, हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। और 90% या उससे ज्यादा का जो भाग जो होता है जैव अणु का इससे मिलकर बना होता है। अब हम देखते हैं जैव अणु जो कौन कौन से, इसके क्या मुझे उदाहरण बता सकते हो जो हमारे शरीर के अंदर मिलते हैं या शरीर को बनाते हैं जैव अणु? तो जैव अणु की क्या ले रहे हैं अपन? उदाहरण। उदाहरण के बात करूं मैं तो मुझे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आपको ये ध्यान रखना है, ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए होती है, आपका शरीर में काफी थकान है, तुरंत क्विक एनर्जी चाहिए, तो आपको क्या लेना होता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को प्रदान करने वाला, तुरंत तुरंत ऊर्जा को प्रदान करने वाला स्रोत जो होता है वो क्या होता है? अगर मैं फ्रूट्स में बात करूं तो केला जो होता है कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा सोर्स होता है, जो जल्दी उसका पाचन हो जाता है, जल्दी पाचित होके क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है तुरंत ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। हमें तुरंत ऊर्जा चाहिए तो हम क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। ये जैव अणु है, जैव अणु। दूसरा जो होता है प्रोटीन होता है, जो हमारी कोशिका जो होती है उस कोशिका को क्या करता है? मजबूत बनाता है। शरीर की वृद्धि के लिए चाहिए होता है। प्रोटीन भी एक क्या है? जैव अणु है। विटामिन जो होता है, ये विटामिन भी क्या है? एक जैव अणु है। न्यूक्लिक अम्ल होता है जिसको अपन डीएनए और आरएनए बोलते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, जो डीएनए और आरएनए जिसको बोलते हैं। इनके रोल याद रखना है। न्यूक्लिक अम्ल क्या करते हैं? हमारे शरीर में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है, जो आनुवांशिक गुण जो होते हैं, वो ट्रांसफर करने का काम कौन करते हैं? न्यूक्लिक अम्ल करते हैं, जिसको अपन डीएनए और आरएनए बोलते हैं। डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, जो क्या होते हैं? हमारे जो आनुवांशिक गुणधर्म जो होते हैं, आनुवांशिक
सूचनाएं होती हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करता है, कौन करता है? न्यूक्लिक अम्ल करता है। हम कहते हैं कि कोई बच्चा है, उसकी शक्ल जो उसके पापा पे गई, नाना पे गई है, मतलब उसके पापा के जो जीन जो थे, उसके गुण धर्म थे, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, किस पर ट्रांसफर हो गई? उसके बच्चे में। किसके थ्रू गई? न्यूक्लिक अम्ल के थ्रू। ऐसी बहुत सारी आनुवंशिक बीमारियां भी होती है। जब भी डॉक्टर हमें कोई क्या करता है, कोई इलाज करता है, ट्रीटमेंट देता है, तो डॉक्टर पूछता है कि आपको अपने खानदान में, अपने परिवार में किसको शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है, डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है? यस। ये डायबिटीज वगैरह इस टाइप की जो समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, वो क्या होती है? जेनेटिक प्रॉब्लम है, जीन से रिलेटेड है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस न्यूक्लिक अम्ल के थ्रू क्या होती है? ट्रांसफर होती रहती है, फ्लो होती रहती है। तो ये क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। एंजाइम्स होते हैं। जो शरीर की क्या करते हैं? गतिविधियां जो होती हैं, खाने का जो पाचन करता है, कौन करता है? एंजाइम करता है। अगर खाने को पाचन करने वाला, फूड को डाइजेस्ट करने वाले हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम अगर नहीं होते, तो अपन एक जो निवाला जो हमने लिया है, वो निवाला हजारों साल तक हमारी बॉडी के अंदर, हमारे पेट के अंदर वैसा का वैसा रहता, बिना अपघटित हुए, बिना उसका पाचन हुए। तो ये पाचक एंजाइम जो होते हैं क्या करते हैं? खाने को पाचन करने के एंजाइम्स होते हैं। और एंजाइम जो होते हैं हमारी बॉडी को क्या करते हैं? शरीर को क्या करते हैं? ग्रोथ कराते हैं। पेड़ पौधों में भी एंजाइम्स होते हैं। जो फल आते हैं, फ्रूट आते हैं, फ्रूट पकते हैं, पकाने का काम करते हैं। यस। हमारी बॉडी के अंदर जो है एंजाइम्स है, हार्मोन है, जैसे शरीर के ऊपर बालों का उगना, दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, मसल्स का बढ़ना, ये सभी जो प्रोसेस होते हैं क्या है? ये एंजाइमेटिक काम है, एंजाइम ही काम करते हैं। तो एंजाइम्स भी ये क्या है? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। लिपिड्स होते हैं। ये एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन और एंजाइम का काम होता है लगभग एक जैसा ही होता है। लिपिड्स होते हैं। और हार्मोन। हालांकि हार्मोन और एंजाइम जो है, दोनों ही मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करते हैं। यस। तो हार्मोन जो होते हैं यूजली क्या होता है? पर्टिकुलर एज में पर्टिकुलर रोल प्ले करते हैं। ये हमने एग्जांपल्स लिए, किसके लिए है? बायो मॉलिक्यूल यानी जैव अणु का लिया है। तो सवाल आपको यहां से पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु है? यस। तो ये आपको इतने सारे जो दे रखे हैं, इनमें से कोई ऑप्शन दे रखा है, तो ये आपके क्या होते हैं? जैव अणु होते हैं। अब ये जैव अणु जो होते हैं हमारे शरीर में अगर नहीं होते हैं, या फिर ये पर्टिकुलर हमने यहाँ पे जैव अणु लिखा है, इस पर्टिकुलर जैव अणु का शरीर के अंदर कमी है उस जैव अणु की, तो हमें क्या होगा? अगर इस शरीर के अंदर जैव अणु नहीं होते तो क्या होता? अगला हमारा सवाल ये है। अगर हम यहाँ पर जैव अणुओं की जो बात करें, अगर ये जैव अणु हमारे शरीर के अंदर नहीं होते, जीवित कोशिका के अंदर जैव अणु नहीं होते, तो क्या होता? उसकी कमी से क्या होता? हमें क्या क्या समस्या हो सकती है? अगर ये जैव अणु नहीं होते तो सजीव कोशिका जो है उसका संतुलन बिगड़ जाता। हमारी कोशिका जो, हमारे शरीर का संतुलन जो है वो क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। मतलब इसमें क्या है? विकृति आ जाती है। जिस जैव अणु की कमी होती है उससे रिलेटेड क्या होती है? विकृति आ जाती है। संतुलन बिगड़ जाता है, मतलब शरीर में क्या आती है? विकृति आ जाती है। देखिए अपन देखते हैं बहुत सारे जो बच्चे होते हैं क्या होते हैं? जन्मजात उसमें कुछ कमी होती है, तो उसमें जन्मजात कमी होने का मतलब यही होता है, उस अंग को विकसित करने से संबंधित जो जैव अणु हैं, उस जैव अणु का शरीर के अंदर प्रॉपर विकास नहीं हुआ है, या फिर उस जैव अणु की क्या होती है? कमी होती है।
इस वजह से वो बच्चा जो होता है क्या होता है, जन्म से ही क्या होता है उसमें कुछ विकृति आ जाती है। यस। ये क्या है, जैव अणु, और इसका क्या है इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। इस जैव अणु का हमने क्या पढ़ा है, एक सिंपल बेसिक उसकी प्रस्तावना पढ़ी। जैव अणु क्या होते हैं, किसके बने होते हैं, और शरीर के अंदर क्या काम करते हैं, और ये जैव अणु अगर नहीं होते शरीर के अंदर तो उस केस में क्या होता है। अब हम देखते हैं जैव अणु का जो पार्ट है, भाग जो अपन कंसिडर ले रहे हैं, कोशिका को ले रहे हैं। जैव अणु का जो घटक अपन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं इसमें, कोशिका। कोशिका जो होती है जैव अणुओं की मिलके बनी होती है, लेकिन ये कोशिका क्या करती है, ये जो शरीर होता है, सिस्टम होता है, तंत्र होता है, जो जीवित बॉडी जो होती है, उस जीवित बॉडी को क्या करता है, उस जीवित तंत्र को क्या करता है, बनाने का काम करता है। उसको अपन यूज लेते हैं, क्या वर्ड लेते हैं, कोशिका यूज लेते हैं। कोशिका एवं ऊर्जा चक्र। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कोशिका को ले रहा हूँ। कोशिका क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विज्ञान से संबंधित। जब जो भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उस एग्जाम में यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस है, कॉमन साइंस है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं है, सामान्य सब्जेक्ट है जो सभी के लिए काम आने वाला है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कोशिका क्या है। कोशिका की अगर हम बात करें तो कोशिका जो होती है क्या होती है, सजीव शरीर की आधारभूत और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की अगर हम बात करें तो कोशिका क्या होती है, सजीव शरीर की आधारभूत एवं क्रियात्मक इकाई होती है। हम ये भी कह सकते हैं कोशिका जो होती है शरीर जो है, जीवित शरीर जो होता है, जीवित बॉडी है, उसकी सबसे सूक्ष्मतम इकाई भी हम कोशिका को ही कहते हैं। सजीव की जो है सबसे सूक्ष्मतम इकाई भी इसको हम कोशिका की ही कंसिडर करते हैं। सजीव की या सजीव शरीर की क्या है, सूक्ष्मतम इकाई। यस। आधारभूत सूक्ष्मतम इकाई जो है, क्रियात्मक इकाई है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। अब कोशिका की जो खोज किसने की थी, ये ध्यान रखना। हम ये जो अपन कोशिका जो पढ़ रहे हैं, कोशिका को खोजा किसने था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा था। खोज किसने की, रॉबर्ट हुक। वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। कब खोजा था, रॉबर्ट हुक ने खोज की, और कब खोज की इसकी, 1865 में। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की, और कब की, 1865 में की। अगर हम इसकी आकार की बात करें, कोशिका कैसी होती है, इसका आकार कैसा होता है, एक तो ध्यान रखना इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है, और साइज की हम बात करें, अति सूक्ष्म होता है, बहुत ही सूक्ष्म आकार होता है इसका। सूक्ष्म और अनियमित होता है। इतना सूक्ष्म होता है कि इसको अपन खुली आंखों से इसको नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, माइक्रोस्कोप जो होती है उसके थ्रू हम देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी जो होती है, माइक्रोस्कोप का मतलब होता है इसको अपन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं, खुली आंखों से नहीं देख सकते। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी जो विज्ञान में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिनका अपवाद होता है। अपवाद की बात करें तो ऐसी कोशिका भी होती है जो काफी बड़ी कोशिका होती है,
जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। जैसे चतुर्मुर्ग का जो अंडा है वो अपने आप में क्या है, कोशिका है। सामान्य विज्ञान का सवाल है, ध्यान रखना है। चतुर्मुर्ग का जो अंडा होता है क्या है, कोशिका है, और ये सबसे बड़ी कोशिका है। चतुर्मुर्ग का जो अंडा होता है वो क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है, ये ध्यान रखना है। वो एक सिंगल एक ही कोशिका है। चतुर्मुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी सिंगल कोशिका का उदाहरण है, ध्यान रखना है। अगर मैं इसकी कोशिका के कार्य की बात करूं तो ये कोशिका हमारे शरीर में क्या काम करती है, हालांकि पहले ही बताया था, शरीर की आधारभूत इकाई जो होती है। और उसके अलावा पार्टिकुलर जो है अंग विशेष में इसके कार्य की बात करूं तो कोशिका ये क्या काम करती है। कोशिका की कार्य की मैं बात करूं तो क्या करता है, आवश्यक पदार्थों का भंडारण करता है। ये हमारे शरीर को जो चाहिए पदार्थ, जैसे ऊर्जा चाहिए, तो उस ऊर्जा का भंडारण शरीर के अंदर कहाँ होता है, कोशिका के अंदर होता है। आवश्यक कोशिकाओं का पदार्थों का भंडारण मतलब उसको क्या करना, स्टोर करना, जमा करने का काम कौन करता है, कोशिका करती है। और क्या काम करता है, शरीर के अंदर जो जैव रासायनिक क्रिया होती है उसको भी संपन्न कराता है, कौन करता है, कोशिका कराती है। शरीर के अंदर जैव रासायनिक क्रिया होती है, उस जैव रासायनिक क्रियाओं को भी संपन्न कराता है, कौन कराता है, कोशिका कराती है। जैव रासायनिक क्रिया में जैसे खाने को डाइजेस्ट करना है, प्लांट की अगर देखें तो हरित कलर जो होता है, पिगमेंट होता है, उसको बनाना है, फोटोसिंथेसिस कराना है, ये सभी जो काम जो करती है कौन करती है, कोशिकाएं करती है। अगर मैं यहाँ पे कोशिकाओं की बात करूं तो कोशिका किन किन से मिलकर बनी होती है, उसके घटक क्या है, यानी कोशिका के कौन कितने भाग होते हैं। घटक मतलब एक कोशिका जो होती है, इस कोशिका में कितने भाग होते हैं। उसकी संरचना की अगर मैं बात करूं तो सिंपल, पहले मैं संरचना यहाँ पे बता रहा हूँ कोशिका की। हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा कि आकार कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक मैं सिंपल फॉर्म में समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये मैंने क्या ली है, कोशिका ली है। इस कोशिका के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिया है, इसके जो घटक की बात की मैं बात करूँ, इसके जो कोशिका के भाग जो होते हैं क्या क्या होते हैं, इसकी अगर मैं बात करूँ, ये इसका केंद्र भाग होता है जिसको अपन केंद्रक बोलते हैं। और इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, शेल शेप। कोशिका के मुख्य अगर मैं घटक की बात करूं तो भाग की बात करूं तो कितने भाग होते हैं, मुख्य घटक जो इसके बात करें तो कितने होते हैं, तीन होते हैं। तीन में से क्या क्या, कौन से तीन होते हैं, क्या होता है इसमें तीनों में। एक होती है कोशिका झिल्ली या कोशिका कला। क्या होता है, कोशिका कला कह सकते हैं या कोशिका झिल्ली अपन कह सकते हैं। दूसरा भाग जो होता है क्या होता है, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य। और तीसरा जो भाग होता है क्या होता है, केंद्रक। ये कोशिका के तीन मुख्य घटक होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये कोशिका बनाई है, तो सबसे बाहर का ये जो भाग होता है, ये ब्लैक वाली बाउंड्री जो होती है, काली सरफेस है, सतह है, ये क्या है, कोशिका कला है।
कोशिका कला कहेंगे या फिर कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अब ये जो हरा वाला जो भाग है डैश डैश करके हमने लिखा है, ये कौन सा भाग है, इसको अपन क्या बोलेंगे? थोड़ा सा इसको मैं और गहरा कर देता हूं। ये जो पूरा जो ग्रीन वाला पार्ट है, इस ग्रीन वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। और ये जो रेड वाला केंद्रीय भाग जो है, इसको बोलते हैं अपन केंद्रक। क्या बोलेंगे इसको? केंद्रक। ये कोशिका है, कोशिका के क्या है? 3 मुख्य घटक है। अब हम जो यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में नॉलेज लेंगे, जानकारी लेंगे। किसके बारे में? कोशिका कला का क्या काम होता है, कोशिका द्रव क्या होता है, क्या काम करता है, और केंद्रक है ये क्या काम करता है, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। कोशिका के 3 घटक होते हैं, कोशिका कला, कोशिका द्रव और केंद्रक। तो इनके बारे में हम जो है थोड़ा सा डिटेल से स्टडीज करते हैं। तो पहला अपन ले रहे हैं यहाँ पे, क्या ले रहे हैं? कोशिका कला या कोशिका झिल्ली। अगर कोशिका झिल्ली की मैं बात करूं, ये किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली की मैं बात करूं तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और वसा की। बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसकी बनी होती है ये? प्रोटीन और वसा। कोशिका झिल्ली जो होती है किसकी बनी होती है? प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी होती है। कैसी होती है इसकी आकार? हम देखें कि झिल्ली कैसी होती है? दोहरी होती है। दोहरी मतलब डबल। वहां पे अपने एक ही लाइन देखिए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये झिल्ली जो होती है, इसकी लाइन जो होती है कैसी होती है? दोहरी। दोहरी का मतलब होता है डबल। एक लाइन है तो एक इसके बाहर ऐसे लाइन, ये ऐसी होती है, दोहरी झिल्ली होती है। दोहरी का मतलब होता है ये डबल झिल्ली होती है, ध्यान रखना है। और कैसी होती है? पारगम्य। दोहरी, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है कोशिका झिल्ली के बारे में। कैसी है? पारगम्य। पारगम्य का मतलब होता है यहां से काफी कुछ चीजें जो होती है, वस्तुएं जो होती है, वो आर पार आ सकती है, बाहर से अंदर आ सकती है। कोशिका के बाहर की चीजें अंदर आ सकती है और कोशिका के अंदर की चीजें बाहर जा सकती है। तो उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पारगम्य होती है झिल्ली। कैसी होती है? पारगम्य होती है। और इसके ऊपर क्या होता है? आवेशित होती है, इसके ऊपर विद्युत आवेश होता है। विद्युत आवेश में आपको पता है धन आवेश या ऋण आवेश। तो इसके अंदर का आवेश अलग होता है, बाहर का आवेश अलग होता है। इसी वजह से ही कोशिका क्या करती है? एक संदेश को दूसरे संदेश तक, एक संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करती है। ये कोशिका झिल्ली हमेशा कैसी होती है? आवेशित होती है। और कैसी होती है? चयनात्मक होती है। ये बहुत ही विशेष है। चयनात्मक का मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ पे लिखा कि पारगम्य। पारगम्य का मतलब होता है बाहर की वस्तु को अंदर लाना, अंदर की वस्तु को बाहर लाना। अब ऐसा नहीं है हर कोई यहाँ पे आ गया है तो उसको क्या कर रहा है? पारगम्य यानी आने जाने दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये क्या करता है? चुन चुन के वस्तुओं को, चीजों को अंदर ले जाती है और चुनी हुई वस्तुओं को अंदर से बाहर ले जाती है। इस टाइप की हम बोलते हैं, जो क्या करते हैं? सेलेक्टेड मटेरियल को ही अंदर से बाहर, बाहर से अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है। उसको बोलते हैं चयनात्मक। तो ये कोशिका कला जो होती है कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है। ये इसकी क्या होती है? विशेषता होती है। अगर हम इसके कार्य की बात करें, कोशिका कला काम क्या करती है? हमने अभी जो पढ़ा वो कार्य ही इसके थे। एक तो क्या करना है? आवागमन का काम करती है।
आवागमन का कार्य ये करती है, बहुत ही जरूरी है। यानी बाहर की आवश्यक वस्तु है उसको क्या करती है, अंदर लाती है। जहां पे अंदर किसी चीज की कमी है तो कोशिका के बाहर की वस्तु को कोशिका के अंदर ले जाना, और कोशिका के अंदर की जो वस्तु है बहुत ज्यादा है जो कोशिका के अंदर काम की नहीं है, कोशिका के अंदर की कोई चीज है वो खराब हो रखी है, उस खराब चीज को ये क्या करता है, बाहर ले जाने का काम करता है। जैसे मैं सिंपली देखता हूँ, ऑक्सीजन की अगर बात करता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, बाहर जाती है। तो यहाँ पे ये कोशिका झिल्ली ही क्या करती है, कोशिका के अंदर जो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन जाती है तो उसको क्या करती है, बाहर ले जाती है। और अंदर जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो बाहर की ऑक्सीजन को क्या करती है, ये कोशिका झिल्ली क्या करती है, कोशिका के अंदर उसको ट्रांसफर कराने का काम करती है। तो ये क्या करती है, आवागमन का काम करती है। कौन करती है, कोशिका कला। दूसरा काम क्या करती है, कोशिका के अंदर जो मिलने वाले कोशिकांग होते हैं उसको क्या करती है, सुरक्षा देती है। क्या करती है, सुरक्षा का काम करती है, एक पहरेदारी का काम करती है। कोशिका के अंदर जो मिलने वाले कोशिकांग होते हैं और केंद्रक जो होते हैं उसको क्या करती है, सुरक्षा देती है। और सुरक्षा के बाद में एक कोशिका उस कोशिका को क्या करती है, आकार प्रदान करना। क्योंकि जो अंग विशेष है उसकी कोशिका का आकार जो होता है कैसा होता है, विशेष फिक्स होता है। तो ये क्या करती है, कोशिका को आकार प्रदान करती है, आकार देती है। अलग अलग कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है, कोई गोलाकार होती है, कोई ताराकार होती है, कोई तंतु शेप की होती है, कोई बेलनाकार होती है। तो अलग अलग अंगों की, अलग अलग ऊतकों की कोशिका जो होती है उसका आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आकार, कोशिका का आकार विशेष जो है इसको प्रदान करने का काम करती है कोशिका कला, काम करती है। अब कोशिका कला के बाद का जो सेकंड अपने लिया था, क्या लिया था, कोशिका द्रव लिया था। कोशिका के घटक में अपने क्या लिया है, कोशिका द्रव। सेकंड भाग जिसको अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये कोशिका द्रव है क्या, कोशिका द्रव क्या है, ये कोशिका के अंदर केंद्रक रहित जीव द्रव, ये कोशिका के अंदर जो है केंद्रक रहित जीव द्रव है। ये ये अंडरलाइन करना है, केंद्रक रहित। हालांकि कोशिका के इनसाइड ही होता है, अंदर ही होता है केंद्रक, लेकिन जीव द्रव केंद्रक को जीव द्रव में कंसिडर नहीं करते हैं, केंद्रक रहित जीव द्रव। कोशिका के अंदर, कोशिका के भीतर केंद्रक रहित जीव द्रव है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। अभी कोशिका द्रव का जो कार्य होता है क्या होता है, ये क्या काम करता है, अगर इसके कार्य की बात करें तो क्या करता है, जैविक क्रियाएं जो होती है, जीव के अंदर होने वाली क्रियाएं जो होती है, कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाएं होती है जिसको जैविक क्रिया बोलते हैं। एवं उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाओं या जैविक क्रियाओं को एक तो आधार और माध्य प्रदान करना। यस, जैसे हमें नमक को घोलना, तो नमक को घोलने के लिए मुझे पानी चाहिए, यहाँ पे बिना पानी के नमक नहीं घुल सकता है। इसी प्रकार कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर जो होने वाली जैविक क्रियाएं होती है उस जैविक क्रिया को आधार चाहिए, तो ये कोशिका द्रव होना जरूरी है। बिना कोशिका द्रव के कोई भी अंदर की जो कोशिका के अंदर की होने वाली क्रियाएं होती है, उपापचयी क्रियाएं होती है, जो ऊर्जा है, ऊर्जा फूड का डाइजेशन करना है, ब्रेक डाउन करना है, ये इस टाइप की उपापचयी क्रियाएं संपन्न नहीं होगी जब तक उसके कोशिका के अंदर कोशिका द्रव नहीं है। अब इसके अंदर और क्या क्या होता है, कोशिका द्रव के अंदर क्या क्या होता है। कोशिका के अंदर जो, सॉरी, कोशिका द्रव के अंदर क्या क्या होता है। कोशिका द्रव के अंदर क्या होता है, कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं, कोशिकांग जिसको बोलते हैं, ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है।
ये कोशिका, कोशिका अंदर क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। अब कोशिकांग में क्या क्या होते हैं, कोशिकांग कौन कौन से हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं कोशिका के लिए, शरीर के लिए। एग्जाम्पल जैसे मैं माइट्रोकॉन्ड्रिया को ले रहा हूँ। माइट्रोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है, नहीं कोशिका द्रव के अंदर मिलने वाला अंग। माइट्रोकॉन्ड्रिया जिसको अपन कोशिका का शक्ति ग्रह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शक्ति ग्रह, पावर हाउस बोलते हैं। राइबोसोम है, कोशिकांग है। लाइसोसोम है, ये कोशिका के अंदर जो खराब हो रखे कोशिकांग होते हैं उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, यानी कोशिका की सफाई करने का काम करता है। कौन करता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका के अंदर जो वेस्टेज होता है, खराब हो रखी चीज है, उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, पाचन करता है, मतलब कोशिका की क्या करता है, क्लीनिंग करता है, सफाई करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। और इसको कोशिका की क्या करते हैं, आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका, यानी सुसाइड करता है ये। दूसरा नाम इसका क्या है, कोशिका की आत्मघाती थैली है। कौन, लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी होते हैं, ये कोशिकांग है ये भी। गोल्जी बॉडी या उपकरण जिसको बोलते हैं। अंतःप्रादेशिक जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो प्रोटीन और वसा का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। ये कोशिका के मुख्य क्या है, कोशिकांग है। अब कोशिका का जो तीसरा घटक अपन ले रहे हैं, क्या लिया हमने, केंद्रक। क्या अपन ले रहे हैं, कोशिकांग का तीसरा घटक अपन ले रहे हैं, केंद्रक। पहले तो आपको देखना है केंद्र की खोज किसने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और कोशिक केंद्र की जो खोज की थी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी, 1831 में। 1831 में। कार्य क्या होते हैं केंद्रक के, जैविक क्रियाओं को संचालित करना, शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रिया, कोशिका के अंदर की जो जैविक क्रिया उसको संचालित करना, कोशिका की जैविक क्रियाओं को संचालित करना। जो कोशिका के अंदर जैविक क्रिया होती है उसका संचालन कौन करता है, केंद्रक करता है। और उन कोशिका जो काम करती है उस क्रियाओं का नियंत्रण करना, संचालन एवं नियंत्रण दोनों लिख सकते हो। जैविक क्रियाओं का संचालन करना, और कोशिका के जो कार्य होते हैं, कोशिका जो जो काम करें उस काम का नियंत्रण जो करता है कौन करता है, केंद्रक करता है। एक बात ध्यान रखना, सामान्य एक नोट है आपको, बहुत ही जरूरी ध्यान रखना है। सामान्यतः क्या होता है, सभी कोशिका जो होती है, सभी कोशिका में केंद्रक होता है, लेकिन सामान्यतः सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, इस चीज को, बात को सुनिएगा। सामान्यतः सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, लेकिन लेकिन जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती है, उस कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं होता है। ये ध्यान रखना है, प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। स्तनधारियों की जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी है, उनकी आरबीसी होती है, आरबीसी का मीनिंग होता है लाल रक्त कणिका। आरबीसी का मतलब क्या होता है, लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। दोबारा एक बार सुन लीजिए,
सामान्यतः सभी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक होता है, लेकिन स्तनधारी जो होते हैं, जैसे हम लोग स्तनधारी है, जो भी मेमोरी ग्लैंड्स होती है, जिसमें भी स्तन ग्रंथियां होती है, जो भी दूध उत्पादन करते हैं, उनको बोलते हैं अपन स्तनधारी बोलते हैं। तो स्तनधारियों की जो लाल रक्त कणिका होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है। बाकी सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, बिना केंद्रक की कोई कोशिका नहीं होती है। अब केंद्रक जो होता है क्या होता है, ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। केंद्रक जो होता है क्या होता है, ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन से निर्मित दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। प्रोटीन से निर्मित दोहरी झिल्ली, जिसमें प्रोटीन झिल्ली जिसको बोलते हैं। केंद्रक झिल्ली किसकी बनी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीन निर्मित झिल्ली जिसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। और केंद्रक झिल्ली जो बनी होती है किससे होती है, बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। यस, तो आज का जो हमारा ये सामान्य विज्ञान का जो है वीडियो लेक्चर है वो खत्म होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने बताया है, समझाया, वो समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।